हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 7 सोशल साइंस के PT2 का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। आपके पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्राइबल ग्रुप एस्टेब्लिश्ड अ पावरफुल किंगडम इन असम। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस ट्राइबल ग्रुप ने असम के अंदर एक पावरफुल किंगडम को एस्टेब्लिश किया था। आपके सामने ऑप्शंस हैं खोखर, अहोम्स, गॉन्ड्स या फिर बंजारास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहोम्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय द राजसुंदरी देवी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजसुंदरी देवी ने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसका नाम क्या है। आपके सामने ऑप्शंस हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी 21 कविताएं, अमर जीवन या फिर डॉरी डेथ्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमर जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ओशन वाटर का दिन में 2 बार रिदमिक राइज एंड फॉल मतलब कि एक रिपीटेड पैटर्न में राइज होना देन फॉल होना, वो क्या कहलाता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं ओशन करंट, टाइड, वेव या फिर सुनामी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसाइपल्स इन सूफी सिस्टम वर कॉल्ड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सूफी सिस्टम में डिसाइपल्स को क्या कहा जाता था। डिसाइपल्स का मतलब होता है फॉलोवर्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सूफी सिस्टम को फॉलो करने वाले क्या कहलाते थे, शिष्य, नैनास, अलवार्स या फिर मुरीद्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुरीद्स। लेकिन आपको 2 बातें और ध्यान रखनी है। नैनास किसे कहा जाता था? नैनास उन लोगों को कहा जाता था जो कि लॉर्ड शिवा के भक्त होते थे, और अलवार उन्हें कहा जाता था जो कि लॉर्ड विष्णु के भक्त थे। तो आपको ये तीनों बातें ध्यान रखनी है। नैनास मतलब जो कि शिव भगवान के भक्त थे, अलवास मतलब जो कि विष्णु भगवान के भक्त थे, और मुरीद मतलब जो कि सूफी सिस्टम को फॉलो करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग्स द फॉलोइंग हैविंग मैक्सिमम कवरेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस। अब आपके सामने क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से अर्थ सरफेस पर सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पे पाया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने ग्राउंड वाटर, आइस कैप्स, ओशन या फिर रिवर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओशन, क्योंकि अर्थ सरफेस पर जितना भी पानी है उसका 97.3% पानी केवल ओशन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल विमेन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल विमेन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने 8 मार्च, 8 अप्रैल, 11 मार्च या फिर 8 नवंबर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन। अब आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स दे रखी है, इनको आपको डिफाइन करना है, जैसे नोमेड्स, प्रेसिपिटेशन एंड वायलेशन। तो आपको सबसे पहले बताने कि नोमेड्स का मतलब क्या होता है। नोमेड्स आर दोज पीपल हु कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो देखिए, नोमेड्स उन लोगों को कहा जाता था जो कि एक जगह पर सेटल होकर नहीं रहते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते थे। अगला टर्म है प्रेसिपिटेशन। अब आपको बताने कि प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, लेकिन इसको सबसे पहले हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, फिर इसका आंसर करेंगे। देखिए बच्चों, प्रेसिपिटेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले हमको थोड़ा सा वाटर साइकिल को अंडरस्टैंड करना होगा। वाटर साइकिल की 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। इवेपोरेशन के अंदर क्या होता है, पानी गर्म होकर वेपर में कन्वर्ट होगा और वो वेपर एटमॉस्फेयर के अंदर जाएंगे। और आपको अच्छे से पता है कि जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस में ऊपर की तरफ जाएंगे, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो कम होता रहेगा। और कंडेंसेशन की प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो वाटर वेपर है वो ठंडे होकर वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो ड्रॉपलेट क्लाउड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो क्लाउड के अंदर जो पानी की ड्रॉपलेट्स हैं वो धीरे धीरे हैवी हो जाएंगी और हैवी होने के कारण वो रेनफॉल की फॉर्म में नीचे आएंगी। जो रेनफॉल है उसी को कहा जाता है प्रेसिपिटेशन। अब आपको यहाँ बताने कि प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होगा, तो इसका आंसर होगा द प्रोसेस वेयर द वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल डाउन ड्यू टू इट्स हैवी वेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। अगला क्वेश्चन है वायोलेशन। अब आपको बताने कि वायोलेशन का मतलब क्या होता है। वायोलेशन मीन्स व्हेन समवन फोर्सफुली ब्रेक्स द लॉ और रूल और ओपनली शो डिसरेस्पेक्ट। देखिए, वायोलेशन का मतलब होता है जब कोई जानबूझकर लॉ या रूल को तोड़ता है, उसके लिए डिसरेस्पेक्ट शो करता है, उस एक्ट को कहा जाता है वायोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल द ब्लैंक्स। अब आपको इसमें पूछा जा रहा है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट हैव इवॉल्व सिंस द डेथ सेंचुरी। आपको बताना है कि भक्ति एंड सूफी मूवमेंट किस सेंचुरी से डेवलप हुए। तो इसका आंसर होगा 8th सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज। अब आपको बताना है कि फ्रेश वाटर का मेन सोर्स कौन सा होता है। द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश बिलोंग्स टू अ पुअर ट्राइबल फैमिली इन झारखंड। अब आपको बताना है कि झारखंड की पुअर ट्राइबल फैमिली से कौन बिलोंग करता था। तो इसका आंसर होगा लक्ष्मी लकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द 2 टाइप्स ऑफ करंट एंड इट्स मूवमेंट ऑन अर्थ। अब आपको यहाँ पे 2 टाइप की करंट के बारे में बताना है और अर्थ के ऊपर इसकी मूवमेंट को बताना है। इसका आंसर होगा द ओशन करंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, द वार्म करंट्स एंड द कोल्ड करंट्स। तो आपसे पूछा गया है कि करंट के 2 टाइप बताने, तो इसका आंसर हो जाएगा वार्म करंट्स एंड कोल्ड करंट।
अब आपको बताना है कि अर्थ के ऊपर इसका मूवमेंट क्या है, किस डायरेक्शन में मूव करती है। तो इसका आंसर होगा द वार्म करंट्स फ्लो फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन टूवर्ड्स द पोल्स, द कोल्ड करंट फ्लो फ्रॉम द पोल्स टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल रीजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वार्म करंट है वो इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगी। अब आपको अच्छे से पता है कि हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये पोल है, तो जो वार्म करंट है वो इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगी और जो कोल्ड करंट है वो पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगी। देखिए नंबर 10 क्वेश्चन आपका एसर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है और उसका आपको रीजन बताया गया है। देखने में बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर आपको एक बार समझ में आ चुका है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और देखना है कि स्टेटमेंट सही है या फिर नहीं है। सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। विमेन वर एंड आर स्टिल फेसिंग डिफिकल्टी इन गेटिंग एजुकेशन एंड ऑल द अपॉर्चुनिटीज विच मैन गेट। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं, जो औरतें हैं उनको पहले भी और अभी भी एजुकेशन गेन करने में बहुत दिक्कत होती हैं। उनको वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली हैं जो कि आदमियों को मिल चुकी है। देयर वर्क इज़ ऑल्सो नॉट वैल्यूड एंड आर ओनली कन्फाइंड टू हाउस चोर्स। उनके काम की कोई वैल्यू नहीं है, उनकी जो काम है केवल घर के काम तक की लिमिटेड है। तो ये आपके सामने स्टेटमेंट था। अब आप खुद सोच के बताइए कि जो स्टेटमेंट है क्या वो सही है या फिर नहीं है। अब इसके पीछे आपको रीज़न बताया गया है। मैनी पीपल बिलीव दैट द मेन रोल ऑफ वुमेन इज़ टू गेट मैरिड एंड टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन एज दे आर नेचुरली बिल्ट विद दीज क्वालिटीज़। तो देखिए आपसे कहा गया है रीज़न में कि जो औरतें हैं उनका मेन काम है शादी करना और अपने बच्चों का ध्यान रखना, क्योंकि उनके अंदर, औरतों के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ पहले से होती हैं। अब आपने दोनों पढ़ लिए, स्टेटमेंट भी पढ़ लिया और रीज़न भी पढ़ लिया। अब आपको इनके ऑप्शंस को सॉल्व करना है। बोथ आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब कि स्टेटमेंट भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन जो रीज़न है वो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन है। ओनली आर इज़ करेक्ट, ये भी गलत है। बोथ आर इनकरेक्ट, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी है बोथ आर करेक्ट एंड आर इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब कि स्टेटमेंट भी सही है आपका और रीज़न भी सही है, और जो रीज़न है वो स्टेटमेंट का बिल्कुल सही रीज़न है। अगर सही रीज़न है तो हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला सेशन है आपका द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स इन द ओशन, लैंड एंड एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। अब आपसे कहा जा रहा है कि वाटर साइकिल एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर अपनी फॉर्म्स को चेंज करता है। इवेपोरेशन में वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है, कंडेंसेशन में वो वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और इस तरीके से वो ओशन, लैंड और एटमॉस्फेयर में मूव करता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है। अब इसके पीछे आपको रीज़न बताया गया है। The water which existed hundreds of years ago still exists today because of the water cycle। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर साइकिल की वजह से जो पानी हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो पहले था वो पानी अभी भी हमारे नेचर में बना हुआ है। तो आपको बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, गलत है। ओनली आर इज करेक्ट, ये भी गलत है। बोथ आर इनकरेक्ट, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये सही है हमारा। थर्ड एसेशन है द लार्ज ट्राइब ऑफ भील्स वॉज स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। अब आपसे कहा जा रहा है कि जो भील जनजाति थी वो वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में फैली हुई थी, और इसके पीछे रीज़न बताया गया है द महाराष्ट्र, हाईलैंड्स एंड कर्नाटका वर होम टू कोलीज, बेराड्स एंड न्यूमरस अदर। मतलब कि जो कोली, बेराड और बाकी की जो जनजाति थी वो महाराष्ट्र, हाईलैंड और कर्नाटका में पाई जाती थी। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ओनली आर इज करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए स्टेटमेंट भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन जो रीज़न बताया गया है वो स्टेटमेंट के लिए सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है हु सेट अप अ मिशन इन खेड़गांव नियर पुणे इन 1898, हाउ डिड द मिशन प्रूव बेनिफिशियल फॉर द विमेन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1898 में पुणे के पास खेड़गांव में किसने मिशन को स्टार्ट किया था, और वो मिशन जो चलाया गया था वो औरतों के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल था। तो इसका आंसर होगा पंडिता रमाबाई सेट अप अ मिशन इन खेड़गांव नियर पुणे इन 1898। तो इसका आंसर होगा कि जो 1898 में पुणे के पास खेड़गांव में जो मिशन स्टार्ट किया गया था वो पंडिता रमाबाई ने स्टार्ट किया था। दिस वॉज द प्लेस वेयर विडोज एंड पुअर विमेन वर एनकरेज नॉट ओनली टू बिकम लिटरेट बट टू बी इंडिपेंडेंट। पंडिता रमाबाई ने जो मिशन चलाया था वो विधवा औरतों और पुअर औरतों के लिए चलाया जा रहा था। वहाँ पर न केवल उनको पढ़ाया जा रहा था बल्कि उनको इंडिपेंडेंट भी बनाया जा रहा था। दे वर टॉट अ वैरायटी ऑफ स्किल्स फ्रॉम कारपेंट्री टू रनिंग अ प्रिंटिंग प्रेस,
स्किल्स दैट आर कंसिडर्ड अ मेल प्रिजर्व। उनको वो सारी स्किल्स सिखाई जा रही थी, जैसे कि कारपेंट्री है, प्रिंटिंग प्रेस को किस तरीके से चलाना है, वो सारी स्किल्स सिखाई जा रही थी जो केवल पहले माना जाता था कि केवल आदमियों को आती है। अब रमाबाई ने वो औरतों को भी सिखाना शुरू किया। दिस मिशन इज स्टिल एक्टिव टुडे एंड डज अ लॉट फॉर वुमेन्स अपलिफ्टमेंट। जो मिशन पंडिता रमाबाई ने चलाया था वो मिशन आज भी चल रहा है, और ये मिशन औरतों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, उनको और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने के लिए आज भी बहुत सारा काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेजर टीचिंग्स ऑफ बाबा गुरु नानक। अब आपको बताना है कि बाबा गुरु नानक की मेजर टीचिंग्स क्या थी, तो इसका आंसर होगा मेजर टीचिंग्स ऑफ बाबा गुरु नानक वर, बाबा गुरु नानक एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्शिप ऑफ वन गॉड। देखिए, बाबा गुरु नानक ने कहा है कि हमको केवल एक भगवान की पूजा करनी चाहिए। ही इंसिस्टेड दैट कास्ट, क्रीड और जेंडर वॉज इरिलेवेंट फॉर अटेनिंग लिबरेशन। देखिए, लिबरेशन का मतलब होता है मुक्ति पाना। सिंपल वर्ड में बताऊँ, मुक्ति पाने का मतलब होता है कि हमारी जो भी डिज़ायर्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, चाहे हमें किसी बात पे खुशी मिलती है, दुख मिलती है, इन सब से ऊपर उठ जाना। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि लिबरेशन पाने के लिए किसी भी कास्ट का आदमी, किसी भी धर्म का आदमी, किसी भी जेंडर का आदमी मुक्ति पा सकता है। हिज आइडिया ऑफ लिबरेशन वॉज बेस्ड ऑन द परस्यूट ऑफ एक्टिव लाइफ विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि हमें मुक्ति पाने के लिए सन्यासी बनने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने सोशल कमिटमेंट को पूरा करते हुए भी मुक्ति पा सकते हैं। He used the term नाम, दान and स्नान for the essence of his teaching, which actually meant right worship, welfare of others and purity of conduct. तो गुरु नानक जी ने 3 टर्म बताई हैं, नाम, दान और स्नान। इसका मतलब ये होता है कि हमको सही तरीके से वर्शिप करनी है, लोगों का भला करना है और अच्छे काम करने, गलत काम नहीं करने। He gave importance to right belief and worship, honest living and helping other. He gave importance to right belief and worship, honest living and helping other. तो गुरु नानक जी ने कहा है कि हमको केवल एक गॉड की वर्शिप करनी चाहिए, अंधविश्वास में विश्वास नहीं करना चाहिए, हमको ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए, किसी के साथ भी हमको चीटिंग नहीं करनी चाहिए और दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इन वॉट वेज हैव विमेन लेड देयर मूवमेंट डिस्कस। अब आपको बताना है कि औरतों ने जो अपने आंदोलन चलाए थे वो किन तरीकों से चलाए, तो इसका आंसर होगा विमेन लेड देयर मूवमेंट इन द फॉलोइंग वेज। उनका पहला तरीका था कैंपेनिंग का। कैंपेनिंग का मतलब होता है आंदोलन करना, अभियान चलाना। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट एज इट फाइट्स डिस्क्रिमिनेशन एंड वुमेन रिलेटेड वायलेंस। कैंपेन्स हैव ऑल्सो लेड टू न्यू लॉ बीइंग पास्ड। देखिए, विमेंस मूवमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कैंपेनिंग। कैंपेनिंग का मतलब अभी मैंने बताया आपको, आंदोलन करना। इस आंदोलन की वजह से जो उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उनके अगेंस्ट जो वायलेंस हो रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और इस आंदोलन की वजह से बहुत सारे उनके जो लॉज थे वो पास हुए। अगला पॉइंट था इनका प्रोटेस्टिंग। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन आर पावरफुल टूल फॉर ड्राइंग अटेंशन टू इनजस्टिस। देखिए, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। तो पब्लिक प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन से उनके अगेंस्ट जो इनजस्टिस हो रहा था, अन्याय हो रहा था, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रही थी। और उनका जो तीसरा तरीका था वो था रेजिंग अवेयरनेस, मतलब कि जागरूकता फैलाना। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट्स वर्क इज टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑन वुमेन्स राइट इशूज। देयर मैसेज हैज़ बीन स्प्रेड थ्रू स्ट्रीट प्लेस, सॉन्ग्स एंड पब्लिक मीटिंग। देखिए, औरतों के अधिकारों के बारे में बताने के लिए उन्होंने अवेयरनेस के कुछ तरीके अपनाए, जैसे कि स्ट्रीट प्लेस किए, सॉन्ग्स किए, पब्लिक मीटिंग की। इनके थ्रू वो बताना चाहती थी कि औरतों के पास भी कुछ अधिकार होने चाहिए, उनको भी इक्वलिटी का राइट होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से वो अपने मूवमेंट को चला रही थी। अगला क्वेश्चन है, मेंशन सम स्पेशल फीचर्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी। अब आपको यहाँ पे ट्राइबल सोसाइटी कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में बताना है, तो उसका आंसर होगा स्पेशल फीचर्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी वर दे डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो ट्राइबल सोसाइटी थी वो ब्राह्मण के द्वारा जो बनाए गए रूल्स थे, रिचुअल्स थे, उनको फॉलो नहीं करती थी। ना ही इनकी सोसाइटी वर डिवाइडेड इंटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस। जिस तरीके से हमारा जो हिंदू समाज था वो 4 वर्णों में डिवाइड था, उस तरीके से इनकी सोसाइटी डिवाइडेड नहीं थी। मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब वर यूनाइटेड बाय किंगशिप बॉन्ड। किंगशिप बॉन्ड का मतलब होता है क्लोजली कनेक्टेड। तो ट्राइब के सारे मेंबर आपस में क्लोजली कनेक्टेड थे। मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन्ड देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर, अदर्स वर हंटर गैदर और हर्डर। तो देखिए बच्चों, आपसे कहा जा रहा है कि बहुत सारी ट्राइब के जो लोग थे वो अपना जीवन यापन एग्रीकल्चर से करते थे और कुछ ट्राइब के लोग हंटर गैदर और हर्डर्स थे। और लास्ट पॉइंट है आपका, सम ट्राइब्स वर नोमेडिक एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और कुछ लोग नोमेडिक थे जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे। पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड मार्क फॉलोइंग सी। अब आपके सामने वर्ल्ड का मैप दे रखा है, इसके ऊपर आपको लोकेट करना है कैस्पियन सी को, रेड सी, कैरेबियन सी एंड साउथ चाइना सी। तो देखिए आपके सामने मैप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कैस्पियन सी है, यहाँ पर रेड सी है, यहाँ पर कैरेबियन सी है और यहाँ पर साउथ चाइना सी है। इसको आप अपनी बुक में जो आपका मैप दे रखा है इसको अच्छे से लर्न कीजिए, क्योंकि ये मैप का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो बच्चों आज की वीडियो में हमने आपका सैम्पल पेपर सॉल्व किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।